चलो बच्चों, तो मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ रिवीजन वीडियोस डाल रहा हूँ। सब टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। इंडियन इकोनॉमी का जो पहला चैप्टर है दैट इज यूनिट 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी की जो स्थिति थी इंडिपेंडेंस के वक्त वो क्या थी, वो अब स्टार्ट करेंगे पढ़। तो मैं नोट्स बनाऊंगा, आपको भी नोट्स बनाने हैं, ये आपको हेल्प करेगा तुरंत याद करने में। अगर ओरिजिनेशन से पढ़े तो जो ब्रिटिश एम्पायर था बेटा, जो ब्रिटिश साम्राज्य था इस देश का, वो हमारे देश में एंटर किया 1757 में, है ना। और एक युद्ध के थ्रू एंटर किया। उस युद्ध का नाम था मेरे बच्चों बैटल ऑफ प्लासी। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, किसने लड़ा क्या लड़ा, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ना हम लोग बैठ के भी। ये इनका फाउंडेशन था, इस तरीके से इन्होंने इंडिया में एंट्री मारी। ठीक है, सही है। इनका मेन पर्पस क्या था, क्वेश्चन पूछ सकता है ना आप लोग एग्जाम में कि ब्रिटिश रूल का पर्पस क्या था, क्यों एंट्री की इन्होंने। सर ये लोग ना यूज करते थे, बोलो, इंडियन इकोनॉमी को, हमारे देश को, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर इकोनॉमी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। सर कैसे करते थे, तो उसकी भी चर्चा हो जाएगी अभी। इन्होंने नंबर 1 अपने ब्रिटिश कॉलोनियल्स बनाए, कॉलोनीज बनाई, स्टैब्लिशमेंट बोलते हैं इसको, थ्रू वॉइस रॉयस गवर्नर्स। ठीक है, इसके थ्रू इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, ध्यान देना, पहले अपना एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए, फिर उन्होंने एक्सप्लॉइट किया हमारे नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइटेशन किया, ओवर यूटिलाइजेशन किया, अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। ठीक है, इन दोनों को यूटिलाइजेशन किया, एक्सप्लॉइटेशन किया फॉर देयर ओन कंट्री, फॉर देयर ओन कंट्रीज बेनिफिट। ये तो समझते हैं आप लोग। बिल्कुल सर, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते थे और अपनी कंट्री में ले जाके उसको फिनिश गुड्स बना के फिर हम ही को वापस बेचते थे। सही है। और आपको तो पता है फिर कॉलोनियल रूल के बाद में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, और वो इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को 15 अगस्त 1947 में। ये तो आप लोगों को समझता है, इतना बोलने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना समझता है बिल्कुल सर, 100% इतना समझता है हम लोग, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बेसिक चीज है, आपको भूलना नहीं है। इन्होंने कॉलोनीज बनाई, उसके थ्रू इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया इंडिया के नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज का अपने बेनिफिट के लिए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब उनके रूल के समय अलग अलग तरीके से हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ। सबसे पहली हेडिंग होती है लो लेवल ऑफ, वीडियो का लंबा भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तुरंत याद हो जाएगा, इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। जब कॉलोनियल रूल आया ब्रिटिशर्स के द्वारा तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो काफी सफर कर रहा था। अब उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनके आने के पहले इनके आने के पहले कॉलोनियल रूल आने के पहले इंडियन इकोनॉमी का क्या रंग रूप था। हम एक प्रॉस्परस इकोनॉमी थे, खुशहाल देश माने जाते थे। ठीक है, बराबर है। हम एक सेल्फ रिलायंट कंट्री थे, खुद पर हम बहुत ज्यादा निर्भर करते थे रिसोर्सेस के लिए। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, ये सब ब्रिटिश रूल आने के पहले का बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्लियर है। इंडिपेंडेंट थे, खुद पर निर्भर। हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी के नाम से जाना जाते थे, जो पूरी तरीके से डोमिनेंट बाय एग्रीकल्चर था। एग्रेरियन इकोनॉमी, यस सर, बिल्कुल 100%। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था,
लोगों का जीवन जीना है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में काम करो। प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। सही है बच्चों, बिल्कुल सर, 100%। और हमारी कितनी पॉपुलेशन बेस्ड थी इस पे बोलो? 2/3 पॉपुलेशन इस पे बेस्ड थी। 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन काय पर? एग्रीकल्चर पर। तीसरा, अलग अलग पॉइंट्स है ना, वो देखना पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारी बहुत शानदार थी ब्रिटिशर्स के आने के पहले। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत शानदार थी, है ना। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था, स्पेशली कॉटन, ना बेटा। टेक्सटाइल हो गया, कॉटन टेक्सटाइल एक ही बात है। सिल्क हो गया, बराबर है कि नहीं बराबर है। मेटल्स, सही है। स्टोन वर्क, वो तो आज भी जाना जाता है इंडिया में। स्टोन वर्क्स जो होते हैं, ज्वेलरी में बहुत यूज होता है ना, फर्नीचर भी यूज होता है। क्यों हैंडीक्राफ्ट हमारा बेटर था, क्यों जाना जाता था इतना? बिकॉज ऑफ फाइन क्वालिटी, क्वालिटी बहुत शानदार होती थी, ठीक है। और बड़ा यूनिक होता था, है ना। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप। रीजन क्या है? क्वालिटी अच्छी थी, क्राफ्टमैनशिप मतलब क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हाई हुआ करती थी। सही है। तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आने के पहले हमारी इकोनॉमी का हाल था। एक प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी, एग्रेरियन थी। 2/3 पॉपुलेशन का प्राइमरी लाइवलीहुड क्या था? एग्रीकल्चर। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बूम पर था। ये चार चीजों पर हमारा फोकस था हैंडीक्राफ्ट में। अच्छी क्वालिटी का बनाते थे और हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट में यूनिक क्रिएटिविटी थी ना, खूबसूरत चीजें बनाई जाती थी। बट इसका अब आपको तो पता है ना कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी क्या हुआ हमारे साथ में ऐसा? सर, ब्रिटिशर्स आ गए फिर इंडिया में। हाउएवर, ब्रिटिश रूल के टाइम क्या हुआ फिर इन्हीं चीजों का हाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर, पहला नंबर वन, जब ब्रिटिश रूल आया तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन बनाता था? बोलो। ब्रिटिशर्स। सही है। अब उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी तो वो किसके लिए बनाएंगे? हमारे लिए बनाएंगे कि खुद के लिए बनाएंगे? सर, वो अपने प्रमोशन और अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाते थे। ओन इंटरेस्ट। बिल्कुल। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? उनको इंडियन इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल नहीं था। नंबर टू, ठीक है, उन्होंने एक फंडामेंटल चेंजेस लाए इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी में। फंडामेंटल चेंजेस, ठीक है। उसको हम टू फोल्ड स्ट्रेटजी भी कहते हैं। टू फोल्ड स्ट्रेटजी। सर, कैसे किए थोड़ा बताओ, मतलब किस तरीके से उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, इंडस्ट्रीज खत्म कर दिया हमारे देश की। उससे सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होता है ना, उससे आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, जीडीपी बढ़ती है। तो हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन से खत्म कर दिया। और दूसरा, हमारे हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। सही है। और क्या किया? सर, एक और काम किया उसने कि हमारी कंट्री को एज रॉ मटेरियल यूज किया और फिनिश गुड्स खुद क्या बनाया? ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट लोअर प्राइसेस, सस्ते में ले जाना, एंड सेल
द फिनिश्ड गुड्स बैक टू इंडिया एट हायर प्राइसेस। सही है ना? हमारे ही रॉ मटेरियल से बनाए हुए गुड्स को हमारे को ही हायर प्राइस पर बेचना। तो हमें कंज्यूमर बना दिया था उसने, जबकि हमको प्रोड्यूसर होना चाहिए था। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? कॉलोनियलिज्म का मतलब आप लोगों को पता है ना, जो पॉलिटिकली और सोशली दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन होता है, तो पॉलिटिकली भी वो हम पे हावी थे और सोशली भी वो हम पे हावी थे, कंट्रोल करते थे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को। जो भी कंट्री दूसरी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज को कंट्रोल कर ली, मतलब कॉलोनियलिज्म आ गया है। सही है? रूल कर रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आंसर पूछेगा कि कॉलोनियल रूल आने के पहले क्या था, तो ये 3 पॉइंट्स। इंडियन इकोनॉमी बड़ी खूबसूरत थी 3 तरीके से, प्रॉस्पेरस थी, एग्रेरियन, हैंडीक्राफ्ट। और आने के बाद क्या क्या हुआ, उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज को कंट्रोल किया अपने इंटरेस्ट के लिए, फंडामेंटल चेंजेस लाए, 2 तरीके से इम्पैक्ट किया, इंडस्ट्री डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आया और हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन कर दिया, रॉ मटेरियल को हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई करके फिनिश गुड्स बना के हम ही को बेचा। ये अलग अलग पॉइंट्स है ना? क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ये भी तो एक लोचा था उस जमाने में। बिल्कुल सर, 100% था, है ना? नेशनल इनकम भी, क्योंकि किसी भी देश को इन 2 तरीके से जज किया जाएगा, एक देश के पास कितना पैसा है, लोगों के पास कितना पैसा है। ये 2 पैमाने होते हैं किसी भी देश को जज करने के बाद। तो उन्होंने इस पर भी काम नहीं किया। आने के बाद में नो अटेम्प्ट मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, सही है ना? है ना? टू एस्टिमेट, भाई कैलकुलेट तो कर कम से कम कि कितनी है, कैलकुलेट तो कर, तभी तो इंप्रूव करेंगे ना, पहले पता तो चले। ना उन्होंने हमारी नेशनल इनकम पता की, ना उन्होंने हमारी पर कैपिटा इनकम पता की। सही है? कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स किए गए थे इंडियन एक्सपर्ट्स के द्वारा, सब इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स। अलग अलग नाम है जिनको, जैसे दादा भाई नेहरू जी हो गया, इन्होंने एस्टिमेट किया था अपने तरीके से। एक विलियम डिग्बी हो गया, उन्होंने किया था, मैं लगा शॉर्ट में नाम लिख दे रहा हूँ, है ना? एक राव साहब हो गए, इन्होंने अटेम्प्ट किया था। एक देसाई साहब हो गए, इन्होंने अटेम्प्ट किया था, बट फिर भी उसमें वो बात नहीं आई। इनके कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग और इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स थे, एक दूसरे से मतभेद ही हो गए थे इन लोगों के, कोई एक कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ। सही है? समझ में आ रहा है ना? बट फिर भी एक व्यक्ति के एस्टिमेशन को थोड़ा कंसिडर किया गया, डॉक्टर राव, है ना? उनकी बात को थोड़ा सिग्निफिकेंटली माना गया, कंसिडर हिज एस्टिमेट्स। सही है? फिर कुछ स्टडीज ने रिवील किया कि जो कंट्री का रियल आउटपुट है, ठीक है, जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, वो मात्र कितने से बढ़ रहा था, वॉज लेस देन 2%, एंड ओनली 0.5% इन पर कैपिटा आउटपुट। प्रति व्यक्ति कितने से बढ़ रहा था, 0.5, और ओवरऑल कितने से बढ़ रहा था, 2% पर कैपिटा आउटपुट मात्र। देश में जो रियल नेशनल इनकम थी, रियल प्रोडक्शन एक्टिविटी थी, इन्फ्लेशन को अगर हटा के देखें, तो वो 2% पे थी, लेस देन 2% थी 20th सेंचुरी में। प्रति व्यक्ति देखे तो मात्र 0.5 थे, तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ये एस्टिमेशन का अंदाजा उन्होंने लगाया स्टडी पता से। सही है? ओके।
यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को ब्रिटिशर्स ने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए, और जो किया उस पर क्या क्या नुकसान हुआ है हम लोगों को। तो आ जाइए बच्चों, आप लोग बहुत ही प्यार से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को अलग अलग सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, इजी जाएगा आप लोगों को, मैं बहुत इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल हेडिंग के थ्रू। अगर इसको देखें, प्री ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिशर्स के आने के पहले क्या क्या बेनिफिट थे हमारे। सर बेनिफिट तो थे, ये तो कंफर्म है कि बेनिफिट तो थे, आना या बेनिफिट तो थे। हमारा देश बेटर तो था उनके आने के पहले। अब देखो मैं कैसे बताता हूँ आपको, फट याद हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं प्री ब्रिटिश एरा में क्या था। बोलता है प्री ब्रिटिश डेफिनेटली उतनी बेटर नहीं थी हमारी इकोनॉमी, बट फिर भी देखते हैं क्या क्या हो सकता है। हमारा मेन जो इकोनॉमी थी वो क्या थी बेटा, रूरल एंड एग्रीकल्चर। इतने लोग क्लियर हो सब लोग? यस सर। हमारी 85% ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रहती है? विलेजेस में। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबकी लाइवलीहुड किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर। सही है? यस सर। ये अपन देख रहे हैं प्री ब्रिटिश में भी अपनी हालत क्या थी। आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड है या विलेजेस में रहती है, फिर भी इवन द कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। इतना एग्रीकल्चर में होने के बाद में भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, ना हमारे पास पर्याप्त इनफ फूड था, समझ में आ रहा है, और ना रॉ मटेरियल हुआ करता था इंडस्ट्री के लिए। कुछ तो कमियां होंगी ना हम लोगों में भी। यस सर होगी, 100%। कैसे नहीं होगी। रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, 85% लोग गांव में रहते थे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाइवलीहुड किसके थ्रू होता था? एग्रीकल्चर के थ्रू। 85% लोग रहने के बाद में भी हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, काय में, ना फूड में, ना रॉ मटेरियल में। ये हमारी हालत थी प्री ब्रिटिश पीरियड में। क्वेश्चन पूछेगा तो लिख पाओगे? यस सर लिख पाएंगे, तीनों पॉइंट पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। सही है। अब वो बोल रहा है क्या कारण थे कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो ग्रो नहीं किया। मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन, क्यों रुकावट आ गई? ये आंसर आपको यही याद आ जाएगा तुरंत। अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ये तुरंत यही याद हो जाएगा। सुनना, सबसे पहला नंबर 1, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अभी तुरंत अपन पॉइंट से पढ़ेंगे भाई, तुरंत आ जाएगा। नंबर 1 रीजन था एग्रीकल्चर आगे ना बढ़ने के पीछे, जमींदारी सिस्टम, जो इंट्रोड्यूस किया गया इसके द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट। सर इसके नुकसान क्या हुए ये बताओ बोले आप, ये बहुत जरूरी है। सर ध्यान देना, बहुत अच्छे से बताओ। जो एग्रीकल्चरल प्रॉफिट्स थे वो चले जाते थे टैक्स के रूप में या लगान के रूप में, एक ही बात है। किसको? जमींदार को। जो जाना जिसको चाहिए था, एग्रीकल्चरलिस्ट, किसान। ये लेके आए इन लोग साले, हम। दूसरी बात, ये जो टैक्स कलेक्शन था ये इररिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन था। तुम गरीब हो या अमीर हो, वो तुमसे टैक्स वसूल करेंगे।
ये एक रीजन आ गया। ऑफ कल्टीवेटर, उगाने वाला कोई भी हो, पैसा तो हम लेके जाएंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया। सही है, अलग अलग पॉइंट्स है ना बेटा। दूसरी बात, ये जो लगान होता था, इसको ये लोग कलेक्ट करते थे, है ना, और कलेक्ट करने के बाद में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिपॉजिट करते थे टू ब्रिटिश गवर्नमेंट एट फिक्स टाइम। एक टाइम हुआ करता था, है ना। ये एक पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, इन दोनों ने मिलके, ना जमींदारों ने ना ब्रिटिश कॉलोनियल ने कुछ नहीं किया, डिड नॉट इम्प्रूव कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। मुझे पूरी उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, ये हम याद कर लेंगे। बताओ पहला रीजन क्या है स्टैग्नेशन का एग्रीकल्चर में? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस किसने किया बेटा? कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। इनका काम क्या था कि जो भी एग्रीकल्चर प्रॉफिट्स होंगे उसको टैक्स के रूप में, लगान के रूप में किसके पास जमा करो? जमींदार के पास, इर्रेस्पेक्टिव आपकी कोई भी परिस्थिति, अब गरीब किसान हो या अमीर किसान हो, ठीक है। और फिर जमींदार वो कलेक्ट करके फिक्स टाइम पर डिपॉजिट करता था कॉलोनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में, और इन लोगों ने मिलकर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे एग्रीकल्चर की स्थिति बेटर हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर? यस सर, 100% क्लियर हो गया। तो जमींदार बेसिकली क्या काम करता था? एज ए इंटरमीडिएट, बीच का आदमी ना, वीक फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, बीच के आदमी की तरह काम करता था। यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोग? यस सर, 100% यहाँ तक क्लियर हो गया। अलग अलग पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स को मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? क्या बात है, क्या बात है भाई। नंबर 2, मैं खत्म कर देंगे 20 मिनट में वीडियो। थोड़ा इनिशियली स्लो पढ़ा रहा हूँ बट वो आ जाएगा आप लोग। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन भी नहीं हुआ, सॉरी हो गया, जिस वजह से जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था वो खत्म हो गया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस, सुनना पूरी बात आप वो प्रोडक्शन करिए क्रॉप्स का, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर मार्केट, वो बनाओ जो मार्केट को चाहिए, रेदर देन सेल्फ कंजम्पशन। अपने लिए मत बनाओ, मार्केट के लिए बनाओ, तो फिर अपने पास तो कमी हो जाएगी ना बेटा, फिर बाहर से खरीदना पड़ेगा, फिर और महंगा पड़ेगा। ये भूलना मत, कमर्शियलाइजेशन का सिंपल मतलब है। क्लियर? ये एक दिक्कत हुई। तो सर ये क्यों किया इन लोगों ने? इसका नंबर 1 पॉइंट देखते हैं। फार्मर्स को लालच दी गई कि तुम अगर कैश क्रॉप्स बनाओगे, इनको कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं ना, बेचो पैसा कमाओ, तुम पे उसको हायर प्राइस मिलेगा। सिंपल, यहाँ तक क्लियर? जैसे कॉटन और जूट अगर तुम बनाती हो तो कॉटन जूट थोड़ा ना खाएंगे ना अपन, सेल्फ कंजम्पशन का तो सवाल ही नहीं उठता उसका। तो बोलता, ध्यान देना, बोलता फूड क्रॉप मत बनाओ जो तुम्हें खाने के लिए चाहिए, तुम बनाओ कैश क्रॉप जिसको तुम बेचो, और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा इकोनॉमिक कंडीशन पे, है ना। और अल्टीमेटली कैश क्रॉप कौन यूज करता था? ब्रिटिशर्स। जूट कॉटन एज ए रॉ मटेरियल, एज रॉ मटेरियल। क्लियर है? सही है कि नहीं सही है? हाँ, ब्रिटिश ब्रिटिश इंडस्ट्रीज यूज करती थी। तो जो भी उन्होंने किया वो अपने लिए किया, हमारे को बेनिफिट के लिए नहीं किया। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्रमोट किया कि फूड क्रॉप से क्या बनाओ ना, शिफ्टिंग ऑफ
फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप, ये एक दिक्कत आई। यस सर। हो गया, ये दूसरा रीजन हो गया स्टैग्नेशन का, कि उन्होंने एग्रीकल्चर को क्या कर दिया, कमर्शियलाइज। क्रॉप्स फॉर मार्केट, अपने लिए मत बनाओ, उसके तुमको ज्यादा पैसे मिलेंगे बट उससे ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन पे फर्क नहीं पड़ा, और हमारी इंडस्ट्री यूज करेगी एज रॉ मटेरियल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर, पूरे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट स्टैग्नेशन का, क्यों रुकावट आई, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन की क्षमता थी वो कम थी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। सर उसके पीछे कारण क्या था? मतलब कुछ तो रीजन होगा ना, कि है रीजन था। मैं बड़ा बड़ा रीजन लिख रहा हूँ। नंबर वन, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से फर्क पड़ता है भाई हर प्रोडक्शन पे। ठीक है, ये हो गया। इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, पानी की सुविधा नहीं पहुंचती थी। फर्टिलाइजर्स के यूज बहुत कम थे, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, बहुत सारे रीजन थे। नो इंसेंटिव, अगर वो इन्वेस्ट भी कर रहा है तो उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता था। नो इंसेंटिव टू इन्वेस्टमेंट, ना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। नो expense on agriculture, technical and agriculture education। कोई खर्चे नहीं करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट इन चीजों पर, ना एग्रीकल्चर पर, ना उसके एजुकेशन पर, ना उसकी टेक्नोलॉजी पर। ये सब रीजन है ना, तो उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई। क्या कह रहा था, टेक्नोलॉजी आपके पास बेहतर नहीं थी। इसका देखो ना, यूरोप में देखो, टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं थी आपके पास में। आपके पास में इरिगेशन फैसिलिटी की हालत बहुत टाइट थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, lack of irrigation facility, negligible use of fertilizers, no incentives to investment। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हो तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा था, ना टेक्नोलॉजी पर, ना कोई एग्रीकल्चर एजुकेशन पर। ये आपको ध्यान रखना। सिर्फ लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी आई, काम करने की क्षमता जो कम। यहाँ पे क्लियर? फोर्थ नंबर, इन्वेस्टमेंट होना किसी भी सेक्टर को अगर ग्रो करना है, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पॉइंट्स याद हो रहे होंगे आज। ठीक है, ठीक है। स्कैरसिटी क्यों था सर इन्वेस्टमेंट में? यार उसके वजह बहुत सारे रीजन थे। आ, ना, और इन्वेस्टमेंट की वजह से फ्लड कंट्रोल नहीं हो पाता था, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता था, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ा। इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों होती थी सर? बाढ़ भूकंप आता है उसको कंट्रोल करने के लिए, पानी वानी जमा जाता था वो ड्रेनेज सिस्टम के लिए, इस सब के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती थी। पैसा होता नहीं था, बराबर ही नहीं। उस चक्कर में जो कुछ फार्मर्स हैं, टेरेसिंग होना, जैसे कि छत होना चाहिए ना, आपके पास में छत नहीं होती थी, खुले में पड़ा है माल, खराब हो गया, टेरेसिंग होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ भाई मैं, ये सब चीजें नहीं होती थी। फार्मर्स क्या करते थे, शिफ्ट कर जाते थे फिर क्रॉपिंग पैटर्न को। क्या बोलते थे, हम फूड क्रॉप नहीं बनाएंगे, हम कैश क्रॉप बनाएंगे। बराबर है कि नहीं बराबर है ना? दूसरी बात, अ, जो आपके किराएदार वाले फार्मर्स थे, जो दूसरों के खेतों में काम करते थे, जो आपके स्मॉल फार्मर्स थे, बराबर है। हाँ, और आपके जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो शेयर क्रॉप को शेयर करते थे, एक ही खेत में अलग अलग लोग खेती कर रहे हैं, अलग अलग, है ना, और शेयर करते थे उस क्रॉप को। इनके पास ना रिसोर्सेज थे,
ना टेक्नोलॉजी थी। कि वो इन्वेस्ट कर सके इसमें एग्रीकल्चर में रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी ना कोई इंसेंटिव एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था उनको, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट। इन्वेस्टमेंट की कमी क्यों थी? पहले तो इन्वेस्टमेंट चाहिए क्यों था? बोलो फटाफट बोला हम सब में। बोलो। फ्लड कंट्रोल के लिए, ड्रेनेज के लिए, टेरेसिंग के लिए। उस चक्कर में इन्वेस्टमेंट ना होने के चक्कर में आप फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में चले गए, कमर्शियलाइजेशन चले गए। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको? टेनेंट्स को, स्मॉल फार्मर्स को, शेयर क्रॉपर्स को। ना उनके पास रिसोर्सेज हुआ करते थे, ना टेक्नोलॉजी और ना इंसेंटिव। फिर शेयर क्रॉप समझता है ना, जो लैंड पर होता है वो अलाउ होता है कि दूसरे भी लोग आके यहाँ पर शेयर मेरा क्रॉप उगा सकते हैं मेरी खेती पे। फिर फिर आपको उगाने के बाद में मुझे उसका कुछ शेयर देना पड़ेगा और आप उगाओ, फिर उगाओ मार्केट के लिए वापस मुझे कुछ, क्योंकि मेरे से भेजना तो मुझे कुछ वापस करो मुझसे बाकी। क्योंकि एग्रीकल्चर के 4 रीजन स्टेगनेंट की जगह बचा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ बच्चों आप लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर। खत्म हो जाएगा 10 से 15 मिनट में वीडियो, टेंशन मत लेना। खुद तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा कुछ। आपको इतना तो पता है प्री ब्रिटिश एरिया में हमारा डोमिनेंस किस पे था? एग्रीकल्चर। ये प्री ब्रिटिश ईरा है, ब्रिटिशर्स के आने के पहले। और हम लोग जाने जाते थे किस चीज के लिए? बेसिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इतना तो आप लोगों को पता है। यस सर, 100%। तो हमारा इंडस्ट्रियल बेस है, वो क्यों अफेक्ट हुआ देखते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर में क्या क्या दिक्कत हुई? सर बहुत कमीनापन किया ब्रिटिशर्स ने। एक तो सबसे पहला पॉइंट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसका एक और नाम होता है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इसका कारण बता सकते हैं कैसा? बहुत सिस्टमेटिकली उन्होंने डिस्ट्रॉय किया इसको। प्राइमरी मोटिव क्या था देखते हैं। सर दो ही इसके पीछे आंसर आएगा पूरा। नंबर एक पॉइंट क्या है, क्यों किया उन्होंने? सर पहले तो सियाने लोगों ने रॉ मटेरियल को इंडिया से लेके गए, फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट। एंड यूज कौन करता था उसको? यूज बाय मॉडर्न ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। एग्री? फिर वही चीज आपको वापस बेचते थे टू सेल फिनिश गुड्स इन इंडियन मार्केट इन एट हायर प्राइसेस। है ना? सही है। हमसे ही रॉ मटेरियल ले आके हमें को बेचना आता था प्राइस पे। ये टू फोल्ड स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको। दो तरीके से हमारी इंडस्ट्री खत्म किया उन्होंने। ये भूलना मत आप। हमारे रॉ मटेरियल को लेके गए। ये हैंग हो जाता है यार, बहुत ध्यान देना। है ना? मॉडर्न इंडस्ट्रीज ने यूज की उसको। चीप रेट पर लेके गए, हम सस्ते में खरीदते थे शायद, फिर हमें को सेल करते थे फिनिश गुड्स के रूप में हायर प्राइस पर। ये टू फोल्ड स्ट्रेटेजी है, इस वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो देश में। ठीक है, होम कंट्री को एडवांटेज होना चाहिए था। बोलो बोलो। जो इंडियन इंडिया कंट्री को जो एडवांटेज होना चाहिए था वो नहीं मिला। वो नहीं मिला आप लोगों को। और हमारी क्यों हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इतनी डिक्लाइन हुई? टैरिफ बहुत ज्यादा चार्ज करने लगे। जो हम उनको जो रॉ मटेरियल बेचते थे उस पर बहुत ज्यादा ड्यूटी फ्री था। मतलब जब खुद सामान खरीद रहे हैं हमसे, ये लेके जो जा रहे हो, ये ड्यूटी फ्री है, खुद को ड्यूटी नहीं लगा रहे, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हो ना लॉजिकली। हम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब कोई सामान आप आपको बेच रहे लाके, तो इस पे हाई टैरिफ लगा रहे हो, महंगा कर दे रहे हो। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ। बोलो फॉर द बेस्ट।
अब आ जाओ बच्चों आप लोग, हो गया रीजन समझा आप लोगों को डिइंडस्ट्रियलाइजेशन का? ये रीजन जो पता है, आई होप सो, है ना? नेक्स्ट रीजन क्या था इंडस्ट्री के साथ? एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सर क्यों हुआ एडवर्स इफेक्ट? देखते हैं किस तरीके से इसका इफेक्ट किया गया इंडस्ट्री को, क्या नुकसान है। नंबर वन पॉइंट सुना ना, ये डिक्लाइन हुई ना तो इससे क्या फर्क पड़ा? बहुत से लोग रोजगार होते थे, इस पे काम करते थे, इससे आया हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैंडीक्राफ्ट हुई। अब जो आर्टिशियंस थे, आर्टिस्टिक लोग थे, कारीगर, वो बेचारे मजबूरी में काम शिफ्ट हो रहे थे एग्रीकल्चर में। हम्म, क्या बोलो? वो उसमें वहां के टीचर लोग ना, तुम क्या चाह रहे हो? तुम क्या चाह रहे हो? वहां के टीचर से बात करो, मत करो वहां के टीचरों से। कौन सी बना रखना? बर्डन बढ़ा, पॉपुलेशन पे बर्डन बढ़ेगा ना जो विलेजेस में रहती है, क्योंकि वो हैंडीक्राफ्ट से शिफ्ट हो गए कहाँ पे? एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर पे क्या हो जाएगी? ओवर क्राउडिंग, और भी बड़ा हो जाएगा। तो ये पॉइंट सबको भूलना नहीं है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद होने से या खत्म होने से क्या नुकसान हुआ? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो आर्टिशियंस थे वो मजबूरी में क्या लेने लगे? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर पे जो बर्डन था पॉपुलेशन का वो बढ़ने लगा। सही है, बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। और सर और भी हुआ नुकसान, और भी हुआ ना सब नुकसान। ये वो पहला। फिर आपको मजबूरी में इंपोर्ट करना पड़ता था फिनिश गुड्स, क्योंकि आपका तो वो रॉ मटेरियल लेके चले आते थे। सर हमें इंपोर्ट क्यों करना पड़ता था? बहुत सिंपल रीजन है, देखो क्या होता है। जो इंडियन गुड्स थे उन पे टैरिफ लगा लगा के इन्होंने महंगा कर दिया। इंडियन गुड्स कम एक्सपेंसिव। सही है, टैरिफ लगा के, क्योंकि बनते तो बाहर थे ना, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था ड्यू टू हाई टैरिफ। क्या मतलब इंडियन गुड्स महंगे हो गए? इंडियन कंज्यूमर ने क्या किया फिर? ध्यान देना, इंडियन कंज्यूमर शिफ्ट टूवर्ड्स फॉरेन गुड्स, ठीक है, जो सस्ते थे एट चीपर रेट्स। हमारा इम्पोर्ट बढ़ने लगा और हमारे जो गुड्स थे उनकी डिमांड कम होने लगी। सही है कि हमारे गुड्स को महंगे महंगे कर बेच रहा था। आई होप सो यू गेटिंग द पॉइंट। समझ में आया आप लोगों को? रीजन में आप फास्ट में देखना, मैं पूरा स्लो में पढ़ा रहा हूँ, बट आप पॉइंट्स ब्रेक कवर कर लेंगे।
एक्सपोर्ट करने पड़ते थे फिनिश गुड्स, क्योंकि हमारे गुड्स एक्सपेंसिव हो गए थे हाई टैरिफ की वजह से। इंडियन कंज्यूमर शिफ्ट हुआ फॉरेन गुड्स पर, क्योंकि वो चीप रेट्स पे बेचे जाते थे। ठीक है, उनकी डिमांड्स बढ़ने लगी तो उनकी गुड्स की डिमांड बढ़ गई, हमारी इंडस्ट्री से गुड्स की डिमांड कम हो गई। ठीक है, ये दो रीजन हो गए इंडस्ट्रीज नहीं ग्रो नहीं कर पाई हमारे देश में। यहाँ पे क्लियर? थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा लैपटॉप, कोशिश कर रहा हूँ कि ना हो। अच्छा, इंडिया में मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज नहीं थी, क्योंकि वो मशीन बनाने वो मशीनें बाहर से खरीदनी पड़ती थी। अब वो मशीन बाहर से खरीदो बहुत महंगी आती थी, तो क्या गुड्स और महंगा बनता था। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी और मशीनें हमारे पास नहीं होती थी, हमें बाहर से खरीदना पड़ता था। जब यही महंगी मिलेगी तो इससे बनने वाला फिनिश गुड्स भी क्या होगा, महंगा होगा। सही है, तो इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। और इंडस्ट्री ने, जो नई इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, क्योंकि एग्रीकल्चर देश रहा है ना। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी या फिर जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। और फिफ्थ पॉइंट क्या था बेटा, पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत कम था हमारे देश में उस जमाने में। सब कुछ तो इन्हीं के हाथ में था, ब्रिटिशर्स के। पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत कम था, स्पेशली काय में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। काय में सर नहीं था क्या, नहीं था। वो सिर्फ कंटेंट करते थे दो तीन जगहों पर। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे होता था पब्लिक सेक्टर के पास, सरकार के पास में। पावर जनरेशन था, बिजली बिजली है ना, कुछ पोर्ट्स हुआ करते थे सरकार के पास में। कम्युनिकेशन जो होती थी उस जमाने में, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, वो होता था। इस तरीके की चीजें थी उन लोगों के पास। बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कभी सरकार का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। ये 5 रीजन हो गए, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, भूलना नहीं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ, मैंने आपको क्या पढ़ा है इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, lack of capital goods industries, poor contribution to GDP, and limited growth of the public sector. Very. Hmm. बेटा इधर दुश्मन दुश्मन है। हेलो, हाँ। ठीक है ठीक है। देखिए, अभी पूरी गलती की थी, किसकी गलती है? बोलो मुझे, बोला गलती आपसे होती है, आपको टाइम तो एक्स्ट्रा बात करो कैसे करके पूरा लगता है। मेरा भी कुछ नहीं आएगा, कुछ जिम्मेदारी कौन लेगा? वो आगे वो बोलो कैसे करके स्टार्ट करिए। ठीक है ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी खत्म हो गया, हो गया, ये सब पूरा खत्म हो गया। फॉरेन ट्रेड पे आ जाते हैं। पता है भाई, फॉरेन ट्रेड, ब्रिटिश रूल में हमारा फॉरेन ट्रेड क्या था, देखते हैं। ब्रिटिश रूल में हमारा फॉरेन ट्रेड क्या था, ऐसे रखना ब्रिटिश रूल में। सर हम ना प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे, याद है? एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब, और रॉ मटेरियल यहाँ से चीप रेट पे, और उसी से फिर वो लोग सियाने लोग फिनिश गुड्स बनाते थे, हाई रेट्स पर हमको बेचते थे। सही है, फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे और रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ तक क्लियर? ब्रिटिश रूल की मोनोपोली थी उस जमाने में, मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश रूल। आई होप आपको पॉइंट समझ रहे हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट पे मोनोपोली थी ब्रिटिश रूल की। 1/2 से भी ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड था, कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटिश रूल। हमें हाफ से भी ज्यादा। इंडिया का फॉरेन ट्रेड कौन मैनेज करता था? ब्रिटिश रूल। और बाकी कंट्रीज के साथ अलग मैनेज करता था वो, जैसे कि चाइना, श्रीलंका, पर्सिया।
या बुक से पढ़ेंगे आपको आ जाएगी चीजें। मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड किससे होता था हमारा? ब्रिटेन से, 1.5 से भी ज्यादा। और बाकी बचा हुआ हम किससे करते थे? चाइना से, थोड़ा बहुत बचा हुआ श्रीलंका से, जिसका अलग नाम लिखा है वहां पर, और बोलो थोड़ा सा पर्सिया से, इसको हम ईरान कहते हैं अभी। 1.5 से ज्यादा फॉरेन ट्रेड किससे होता था? ब्रिटेन। उन्हीं से ही खरीदना, उन्हीं से बेचना, फंसे हुए थे हम लोग। और हमारे जो रिसोर्सेज थे वो पूरी तरीके से ड्रेन हो रहे थे, खत्म हो रहे थे। इंडिया की जो वेल्थ थी ब्रिटिश रूल में, ड्रेन रिसोर्सेज। कैसे? यार हमको उनसे हम उनका रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, उनसे फिनिश गुड्स खरीद रहे हैं, तो हमारा ज्यादा पैसा तो खरीदने में जा रहा है ना। So, दो रीजन थे, दो रीजन मैं बोल रहा हूँ। हाई पेमेंट्स, हाई पेमेंट्स लगती थी, हाई पेमेंट एक्सपेंसेस। ऑफिस सेटअप करने के लिए किसका? ब्रिटिश कॉलोनियल का। पैसा आता क्यों नहीं जाता था? हाँ, वो रीजन भी पता है ट्रेन क्यों हुई? हाई इम्पोर्ट, नो, एंड चीप एक्सपोर्ट। उतना पैसा आता नहीं तो चले जाता था। इम्पोर्ट क्या करते थे? एक्सपोर्ट क्या करते थे? रॉ मटेरियल। और हमारे पैसे सब क्या क्या करते थे? शायद इंडिया के पास जो पैसा था अपने ऑफिस सेटअप करते थे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के। लड़ाई लड़नी, जंग लड़नी, तो हमारा पैसा यूज हो रहा है वॉर में, वॉर एक्सपेंसेस। और इनविजिबल आइटम भी खरीदते सर्विसेज के लिए, इम्पोर्ट सर्विसेज, इनविजिबल आइटम। ये रीजन थे ड्रेन इंडियन इकोनॉमी की जो रिसोर्सेज थे, जब हमारी वेल्थ थी वो इस वजह से खत्म हुई थी। ये रीजन कुछ नहीं है। ये तो क्लियर? आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? मेरे भाइयों बताओ जल्दी से। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में क्या होता? ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम, ब्रिटिश के टाइम। ये मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग चीज समझ लो, इजी भी है, डिफिकल्ट नहीं है मेरे भाई, इजी भी है। तो चीजें तो आपको खुद ही पढ़नी है। ठीक है, मैंने बेसिक चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इस चैप्टर की, इंपॉर्टेंट सभी होता है, फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया। एक बार तो डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है? मतलब सेंसस, बर्थ रेट और डेथ रेट। डेमोग्राफिक कंडीशन। आपको ये तो पता है कि पहला ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1881 में, पहला ऑफिशियल सेंसस, बराबर है। फिर 1921 बड़ा खतरनाक ईयर था, इसको हम बोलते थे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। भूलना मत, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। क्या था ये ईयर का मतलब? सर वही, पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते कम हो गई थी, बर्थ रेट बढ़ते बढ़ते गिर गया था एकदम से। 21 के पहले, इसके पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज पे था। फर्स्ट स्टेज क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अभी। बोलो। फिर इसके बाद 1921 के बाद इंडिया आया सेकंड स्टेज। ध्यान देना, बस 21 में ही कोई स्टेज नहीं थी, क्योंकि 21 में आपकी पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते गिर गई, ज्यादा लोग मर गए, पैदा जितने पैदा हुए नहीं उससे ज्यादा तो मर गए थे। तीन सीरीज होती है ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। पहली स्टेज होती है जब आपका डेथ रेट बर्थ रेट दोनों ज्यादा होता है। दूसरी में आपका बर्थ रेट ज्यादा होता है, डेथ रेट कम होता है। तीसरी में तीनों दोनों कम होते हैं। तो अभी तो हम इसमें ही है, हम तीसरी में नहीं गए क्योंकि डेवलप कंट्री नहीं है हम लोग। इसमें आपका डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ज्यादा होता है, और इसमें आपका बर्थ रेट ज्यादा होता है, डेथ रेट कम होता है। इसी स्टेट में है। तो इसका एक्सेप्शन था ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। चला, वही फर्स्ट बर्थ रेट ज्यादा, डेथ रेट भी ज्यादा। जितने लोग पैदा नहीं हो रहे तो उससे ज्यादा लोग तो मर गए थे, तो पैदा नहीं हो रहे उससे ज्यादा मर गए थे। तो इसके पहले वाले फेज को हम ये बोलते थे, और 1929 के बाद वाले फेज को हम ये बोलते थे। 21 को हम ग्रेट डिवाइड बोलते थे।
यहाँ पर डेबिट में ट्रांजेक्शन तो नहीं किया, जितने पैदा नहीं हुए तो शायद तो मर गए। और आपको तो पता है कि हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन कॉरिडोर में क्या थी, ब्रिटिश रूल है, उसके पॉइंट्स में लिख दे रहा हूँ, फटाफट को याद रहेंगे। और हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट पहली स्टेज। सिर्फ बर्थ रेट क्यों ज्यादा था पता है ना यार, पॉपुलेशन ज्यादा थी, अवेयरनेस नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन था, डेथ रेट ज्यादा थी। सिंपल सा फंडा है, फैसिलिटीज नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। दूसरा रीजन क्या था, लो लिटरेसी रेट, लिखने की इतनी सुविधा नहीं थी। फीमेल लिटरेसी रेट तो बहुत ही कम थी, 7% से कम, मदर से पढ़ो तो आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या था, हेल्थ फैसिलिटी बहुत पुअर थी, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, बराबर है, उससे बहुत लाइफ जाने नहीं बच पा रही थी, तो उससे बहुत ज्यादा डिजीज होती थी, एयर वाटर, है ना, उससे और ज्यादा चली गई, रीजन पढ़ रहे ना। इन्फेंट मोर्टिलिटी, बच्चे पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा मर जाते थे, फैसिलिटी नहीं होती थी, माँ को अच्छा खाना नहीं मिलना, फूड नहीं मिलना, है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि हर 1000 में से कितने बच्चे मर रहे थे, कभी 218 मरे, फिर 33 मरे, 32 मरते हैं। कौन जीते थे लोग उस जमाने में, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बहुत सारी थी, बीमारियां थी, फूड अच्छा नहीं था, इकोनॉमिक रिसोर्सेस नहीं थे, लाइफ स्टाइल खराब थी, लोग थी नहीं लाइफ स्टाइल, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये 6 रीजन है किससे, डेमोग्राफिक कंडीशन जो हमारी सही है। एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाला पॉइंट है, वो आप खुद से पढ़ लेंगे कि वर्किंग पर्सन कौन कौन से सेक्टर में काम करते थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कुछ ढंग होगा उससे पूछ लेंगे, ठीक है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ज्यादा थे ना, एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग काम करते थे, सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको इजी हो जाएंगे, रोड, रेलवे, एयर, वाटर, कम्युनिकेशन, वो इजी रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, वो उतना दिक्कत नहीं होने वाली। जो मेन पोर्शन था वो मैंने खत्म कर दिया बाकी आप लोग, इसमें ना कंक्लूजन्स भी होते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, रोड पे क्वेश्चन आ सकता है, रेलवे पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वाटरवेज पे क्वेश्चन आ सकता है, तो अंदर से पढ़ना, उसको कोई डाउट रहेगा तो मेरे से पूछना। और इसमें ना कंक्लूजन वाला पार्ट है, एक सबसे आखिरी में लिखा है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या रहा ब्रिटिश रूल का, तो उन्होंने फूड ग्रेन में हमको कंट्रीब्यूट कराया, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी तो कुछ रहा होगा ना, तो उन्होंने हमको सेल्फ सफिशिएंट बनाया फूड प्रोडक्शन में, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। और कुछ बेटर सर, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन अच्छी दी इंडिया को, जो हम आज भी यूज करते हैं रेलवे के रूप में, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फेमाइन कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाया, बराबर है। हम मॉनेटरी इकोनॉमी में लेके गए हम लोग को, नॉन मॉनेटरी सिस्टम था ना हमारा, मॉनेटरी इकोनॉमी, पैसे से रिलेटेड चीजें सिखाई, ठीक है। और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव, आज हमारे इलेक्शन जो होते हैं वो इन्हीं की तो देन है, एक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा सेटअप किया है, ऑफिस, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, ये 5 बेनिफिट हुए। सेल्फ सफिशिएंट में फूड ग्रेन्स में ट्रांसपोर्टेशन के बेटर मींस दिए, फाइनेंस को कंट्रोल करना सिखा, मॉनेटरी इकोनॉमी की तरफ लेके गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अच्छा कर दिया इंडिया पॉलिटिशियंस के लिए। फिर इसमें ना एक टॉपिक है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, कॉलोनियल थी, सेमी फेडरल थी, स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, डिप्लीटेड थी, एम्प्यूटेड थी, वो याद से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर सवाल आ सकते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ तो। स्थिति इंडियन इकोनॉमी की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टैग्नेंट का मतलब जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक जाती है, एम्प्यूटेड का मतलब होता है डिवाइड, ब्रिटिशर लेयर डिवाइड एंड रूल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन, इंडिया पाकिस्तान जो डिवाइड एंड रूल। डिप्लीट का मतलब होता है इकोनॉमी जब खत्म होती जाती है, बर्बाद। इंडियन इकोनॉमी बर्बाद हुई थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बर्बाद थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, क्लियर, क्लियर, तो ये खत्म हो गया चैप्टर। आप मुझे कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे आप। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत लगान टैक्स चार्ज करते थे, फ्यूडलिज्म सिस्टम आ गया, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर आ गए, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये फ्यूडल सिस्टम था, ब्रिटिश लेके आए, एक जमींदार वाला सिस्टम लेके आए थे, और कैपिटलिज्म वाला सिस्टम लेके आए थे। बैकवर्ड इकोनॉमी की होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम थी, पर इनकम कम था, मेथड्स उतनी अच्छी नहीं थी, डेट ज्यादा था, लिटरेसी बहुत ज्यादा थी, बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब है। चलो चैप्टर खत्म, कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछेंगे, ठीक है।